नमस्कार दोस्तों, फेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग रोज एनसीईआरटीज को करते हैं और एनसीईआरटी के एक चैप्टर को हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 है। बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये क्लास 11th की बुक है। इस बुक में आपको चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं और इसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। आपको डेली 10 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है और उसको पूरे तरीके से कवर किया जा रहा है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 को तैयार करते हैं। 7 चैप्टर्स कर चुके हैं और इसलिए हमें आगे बढ़ते हुए इसको चैप्टर नंबर 8 लेना है। तो आते हैं क्वेश्चंस पर। आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए गए थे और उस चीज को जब आप सॉल्यूशन के साथ देखेंगे तो आपको एक चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपके पास एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाए। इसी मेथोडोलॉजी के साथ हम लोग एनसीईआरटीज को तैयार कर रहे हैं और अगर आप इस तरीके से रेगुलर करते रहेंगे तो आपको ज्यादातर चीजें अपने आप कंप्लीट हो जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1, फेडरलिज्म इज अ प्रिंसिपल व्हिच अप्लाइज इक्वली टू ऑल फेडरल कंट्रीज। जो संघवाद है, फेडरलिज्म का मतलब संघवाद, ठीक है। तो जो संघवाद है वो सभी कंट्रीज में इक्वली अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब इस चीज को आप यूं समझिए कि संघवाद का जो मामला है वो कैसे बनता है एक संघ। देखिए, संघ जो है वो कुछ राज्यों को मिलाकर या कई राज्यों को मिलाकर एक साथ बनने वाला एक ग्रुप है, एक कंट्रीज का ग्रुप है जिसको हम संघ कहते हैं। सामान्य तौर पर संघ की परिकल्पना जब हम देखते हैं तो संघ की परिकल्पना में हम पाते हैं कि संघ की परिकल्पना शुरू होती है अमेरिका से और अमेरिकन फेडरेशन इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है परिसंघवाद का। तो परिसंघवाद में आप इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि परिसंघवाद हमेशा से एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है नए डेमोक्रेटिक सेटअप के डेवलपमेंट के लिए। इसमें राज्य अपनी मर्जी से आते हैं और उसके बाद एक समूह बनाते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुनते हैं आप, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या मतलब है? मतलब ये एक ऐसा राज्यों का समूह है जो एक कंट्री में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से एक परिसंघ की कल्पना होती है। अब हर दुनिया के देशों ने एक अमेरिकन मॉडल नहीं अपनाया हुआ है। दुनिया के देशों ने परिसंघ की अलग अलग कल्पनाएं की और अलग अलग सेटअप बनाया हुआ है। क्लासिकल अमेरिकन फेडरेशन सब जगह एक जैसा नहीं है। तो जब पहला स्टेटमेंट है कि फेडरलिज्म इज अ प्रिंसिपल व्हिच अप्लाइज इक्वली टू ऑल फेडरल कंट्रीज, तो स्टेटमेंट इसलिए ही गलत हो जाएगा क्योंकि सभी फेडरल कंट्रीज में ये चीज नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पर अलग है, जैसे अमेरिकन फेडरेशन आपका अलग है ना, आपका इंडियन फेडरेशन अलग है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फेडरल सेटअप है, ठीक है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इज सेम एज दैट ऑफ अमेरिकाज। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो फेडरल प्रिंसिपल है वो अमेरिका की तरह नहीं है, वो अमेरिका से डिफरेंट है। आपको बताना है इसमें करेक्ट क्या है, तो आप इसमें लगाइए बी। क्यों? क्योंकि दोनों ही इनकरेक्ट हैं। अमेरिका का मॉडल अलग है, इंडिया का फेडरलिज्म का मॉडल अलग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि फेडरलिज्म इज अ प्रिंसिपल टू एकोमोडेट टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज एट टू डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया फेडरलिज्म में क्या होता है, अलग अलग राज्य एक साथ आते हैं और एक केंद्र का निर्माण करते हैं और वही केंद्र शासन की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य दो यूनिट्स होंगे एडमिनिस्ट्रेशन की और इन्हीं दोनों पर फेडरलिज्म बेस्ड होगा। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज लेकर चलता है, दो तरीके की राज्य व्यवस्थाएं लेकर चलता है, राज्यों की एक अलग व्यवस्था और केंद्र की एक अलग व्यवस्था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है।
दूसरा स्टेटमेंट है इन सम फेडरल कंट्रीज देयर इज इवन अ सिस्टम ऑफ डुअल सिटीजनशिप। देखिए जैसे अमेरिकन फेडरेशन है, अमेरिकन फेडरेशन में क्या है, अमेरिकन फेडरेशन में डुअल पॉलिटी है, अमेरिका के फेडरेशन में डुअल पॉलिटी है, यानी कि वहां पर जो सिटीजनशिप है अमेरिका की अलग है, यूएसए की फेडरल जो अलग है, और वहां पर जो सेंटर है उसकी अलग है। ठीक है, तो वहां पर दो तरीके की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, केंद्र की अलग और राज्य की अलग। ठीक है, तो स्टेट की अलग लेनी होगी। ठीक है, वहां पर दो दो सिटीजनशिप मिलेंगी। Each level of polities in federalism are autonomous in their own sphere। यानी कि जो केंद्र की व्यवस्था है और जो राज्य की व्यवस्था है वो दोनों ही अलग अलग तरीके से रन होंगे, ऑटोनॉमस होंगे अपने स्फीयर में, यानी कि केंद्र राज्य के मामलों में नहीं और राज्य केंद्र के मामलों में नहीं हस्तक्षेप करेगा। जो राज्यों को दी गई शक्तियां हैं उनका उपयोग राज्य करेगा और वो अपने तरीके से करेगा, वहीं केंद्र जो है वो अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे संविधान दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लेवल पर अलग अलग ऑटोनोमस व्यवस्थाएं होंगी, स्वायत्त व्यवस्थाएं होंगी। इस तरह से ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आपको चूज करना है इसमें करेक्ट वन, तो आप इसमें जाएंगे इस करेक्ट, यानी कि सभी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इन अ फेडरल कंट्री पीपुल हैव टू सेट ऑफ आइडेंटिटीज। एक संघीय व्यवस्था में दो तरह की आइडेंटिटीज होती हैं। जैसे अगर आप देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि यूएसए में क्या है, यूएसए में स्टेट का अलग सिटीजनशिप है और नेशन का अलग सिटीजनशिप। इसी तरीके से भारत में चूंकि सिटीजनशिप तो अलग नहीं है लेकिन आइडेंटिटी अलग है। आप यूपी के रहने वाले हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, प्लस आप इंडिया के रहने वाले हैं। यहाँ पर जो आइडेंटिटीज हैं, जो पहचान है, वो दो सेट में चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा पार्ट ये है कि द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज आर जनरली गिवन इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जी, संविधान में इसको लेकर के क्लियर मेंशन होगा। सब्जेक्ट्स डिसाइडेड और डिवाइडेड होंगे, केंद्र के अलग सब्जेक्ट्स होंगे, राज्य के अलग सब्जेक्ट्स होंगे, और यहाँ पर जनरली ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों आइडेंटिटीज मेंशन होंगी। इस तरह से आपका ये जो स्टेटमेंट है दोनों सही हो गया और आपको करेक्ट चूज करना है, तो आप इसमें सी लगाइए। Now come to the question number 4th। चौथा क्वेश्चन है आज का, द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फेडरलिज्म डिपेंड्स अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी कि जो परिसंघीय व्यवस्था है वो निम्नलिखित में से किन तत्वों पर आधारित है, किन तत्वों पर केंद्रित है, तो निर्भर है। पहला पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, जो स्मूथ फंक्शनिंग है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज सही से काम कर रही हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वहां पर जो स्मूथ व्यवस्था है वो रन करती रहेगी, और उस स्मूथ व्यवस्था को करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल सेटअप में चाहिए होगा। ठीक है, और अगर वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगी तो वो ज्यादा बेहतर काम कर सकती। पॉलिटिकल पार्टीज होंगी अलग अलग लेवल की। दूसरा, कल्चर एंड आइडियोलॉजी, यानी कि स्टेट के कल्चर अलग होंगे, राज्य के कल्चर अलग होंगे और केंद्र के कल्चर अलग होंगे। एक अलग अलग तरीके की राज्यों की कल्चरल और आइडियोलॉजिकल व्यवस्था होगी। पॉलिटिकल कल्चर भी अलग अलग होंगे और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी अलग अलग। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, यानी कि केंद्र और राज्य एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, एक दूसरे से कोऑपरेट करें, तभी फेडरल व्यवस्था रन कर सकती है, नहीं तो फेडरल व्यवस्था एक बेहतर तरीके से हम नहीं दे पाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें तीनों फैक्टर सही हैं और इसलिए हम इसमें डी पर, यानी कि सारी बातें इसमें सही हैं।
ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि which among the following are responsible for factor for India adopting a federal system of government? भारत ने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों जो है अपनाया? ये जो हमारा फेडरल सेटअप, हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिलती है, जब हमें आजादी मिलती है, तो हमारे पास अमेरिकन मॉडल भी था और ब्रिटिश मॉडल भी था। ब्रिटेन एक फेडरल कंट्री नहीं है, वहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें दोनों में से एक बेहतर व्यवस्था चुननी थी। हमारा एक देश एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, और रीजनल आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो लोगों को एक साथ लाने के लिए हम एक संघीय व्यवस्था पर जा सकते हैं, इसलिए हमने एक संघीय व्यवस्था चुनी। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला पॉइंट है रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता। तो ये एक बड़ा फैक्टर था हमें फेडरलिज्म को अडॉप्ट करना। दूसरा जो बड़ा रीजन था, वो रीजन था आपका लैंड साइज और पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होना और डाइवर्स होना। क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ लाना था, तो सबकी विल और विश का रिप्रेजेंटेशन और उनकी आइडेंटिटी को, पहचान को बनाए रखना, ये एक बड़ी चुनौती थी। और इसके लिए हमने फेडरलिज्म का जो है मॉडल अपनाया। तीसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने राज्य सूची, केंद्र सूची, इस तरीके से अलग अलग व्यवस्थाएं करी थी। और उस चीज में ये एक्सपीरियंस था कि अगर स्टेट्स को हम एक अलग व्यवस्था, एक अलग अधिकार और एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप देंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इसलिए हमें वो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस था फेडरल सेटअप का, हमने उसको अपनाया और उसी को हम लोगों ने ज्यादा बेहतर माना। इसमें ये तीसरा पॉइंट जो है, टू सम एक्सटेंट वाला जो पॉइंट है, ये भी सही है, इसलिए इस लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन इंडियन फेडरलिज्म यूनियन गवर्नमेंट डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, where state governments derives authority from laws made for the same by the union government। देखिए, जो भारतीय परिसंघीय व्यवस्था है, जो भारतीय परिसंघ है, उस व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि केंद्र और राज्य की शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से मेंशन ना हो। तो भारत में केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां अलग से मेंशन हैं और दोनों ही अपनी शक्तियों को कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त करते हैं। केंद्र सरकार से राज्य सरकारें शक्ति प्राप्त नहीं करती हैं। तो तीनों के लिए 7th शेड्यूल में अलग अलग लिस्ट है, अलग अलग एरिया ऑफ फंक्शनिंग है, वो क्लियरली डिफाइंड है। तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, द डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। देखिए, जब भी कभी केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विवाद होगा, तो उस विवाद की स्थिति में ये मामला प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के ये आएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो केंद्र और राज्य में जो विवाद हो रहा है, उस विवाद का हल करें और उस विवाद के लिए सुनवाई करें। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए और इसलिए हम अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। Which among the following features of Indian Constitution reflect tendencies of strong state vis-a-vis a strong center vis-a-vis states? यानी कि कौन सी निम्नलिखित चीजें हैं जो
केंद्र को एक शक्तिशाली केंद्र बनाती हैं राज्यों के संदर्भ। ठीक है, पहला है इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए, जब भी आपातकाल लगेगा, ठीक है, तो आपातकाल की स्थिति में सारी पावर सेंटर के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं और स्टेट्स के पास पावर्स बहुत कम हो जाती हैं, डिपेंड करते हैं स्टेट्स पर, सॉरी सेंटर पर। इसलिए इमरजेंसी पावर ये दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को इमरजेंसी सिचुएशन में ज्यादा पावर्स दे रखी हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, जो राज्य का हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो है गवर्नर यानी राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान दीजिएगा, अपॉइंटमेंट टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये अपॉइंटमेंट कर रही है यूनियन गवर्नमेंट। इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट जिसे चाहती है उसे गवर्नर बना सकती है। अब ये शक्ति भी दिखाती है कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, क्योंकि गवर्नर जो है वो राज्य के लिए हेड है, प्रमुख है, और प्रमुख की नियुक्ति ही केंद्र सरकार अपनी मर्जी से कर रही है। पॉइंट नंबर 3, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये फीचर ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिलेंगी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो केंद्र और राज्य के मध्य में होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में होगा, और वो क्लियरली डिफाइंड होगा, है ना। इसलिए इस वाले पॉइंट को हम सही नहीं मानते। अब आते हैं ऑल इंडिया सर्विस। देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 सर्विसेज आती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब इन 3 सर्विसेज का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, यहाँ तक कि कार्डर अलॉटमेंट भी सेंटर द्वारा किया जाता है। ये स्टेट में सर्व तो करते हैं, लेकिन इनका कार्डर अलॉटमेंट भी और रिक्रूटमेंट भी और सर्विस कंडीशन सेंटर डिसाइड। इसलिए ये दिखाता है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही, इसलिए इसमें हम लगाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which among the following are the demands made by the states to have more authority vis-a-vis center? निम्नलिखित में से कौन सी चीजें, कौन सी मांगे आती हैं कि राज्य केंद्र के संबंध में अधिक ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं? अधिक ऑटोनॉमी का मतलब है स्वायत्तता, स्वायत्तता मांग है। नंबर 1, डिवीजन ऑफ पावर इन फेवर ऑफ स्टेट। राज्य ये चाहते हैं कि जो शक्तियों का बंटवारा हो उसमें राज्यों को अधिक शक्ति, इस दिखाता है कि राज्य ज्यादा शक्ति मांग कर। पॉइंट नंबर 2, इंडिपेंडेंट एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस एंड रिसोर्स। कि अगर आप फाइनेंशियल रिलेशन देखेंगे यूनियन और स्टेट का, तो स्टेट्स के पास फाइनेंशियल पावर्स बहुत कम है। अगर हम भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर की आलोचनाओं को पढ़ते हैं, हम एक बात पाते हैं, थिंकर ने इंडियन स्टेट्स को कहा था ये ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। इंडियन स्टेट्स क्या है? ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटी। अगर वो अधिक फाइनेंशियल पावर्स मांगते हैं तो ये दिखाता है कि वो अधिक इंडिपेंडेंट और अधिक ऑटोनॉमस होना चाहते हैं केंद्र के साथ। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको और अधिक मजबूत करना। देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज मैंने बताया एक यूनिटरी फीचर है, केंद्र की शक्ति को दिखाता है, तो राज्य कभी भी ऑल इंडिया सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की डिमांड नहीं करेंगे अगर वो ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं माना जाएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड ही माना जाएगा। तो आप इसमें मार्क कर सकते 1 and 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की कार्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, he is appointed by the central government through president। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपने पद पर बने रहते हैं।
तो पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट। ज़कारिया कमीशन on center-state relations recommended that the appointment of government should be non-partisan। तो जो ज़कारिया कमीशन था उसने ये रिकमेंड किया था कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो गैर राजनीतिक होनी चाहिए, नॉन पार्टीशन ग्राउंड पर होनी चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Article 356 provides for the provision of precedent rule in states। 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगाने का जो ग्राउंड है फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, इस ग्राउंड पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति लगाया। Provision is applied when the central government fails to implement directives given by the state government। यानी कि ये तब लागू होता है जब केंद्र सरकार राज्य के निर्देशों का पालन ना करे। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्लियर है कि राज्य सरकार जो होती है केंद्र सरकार को तो ऑर्डर या डायरेक्टिव्स दे ही नहीं सकती, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत हो। पॉइंट नंबर 3, प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years। देखिए जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगने की प्रक्रिया में सबसे पहले इसको दोनों हाउसेस से पास कराना होता है, उसके बाद ये 6 महीने तक लगा, 6 महीने के बाद इसको अगले 6 महीने तक एक्सटेंड करने के लिए संसद से दोबारा सहमति लेनी होती है और फिर ये 6 महीने तक लगा रहता है। जब ये 1 साल का ड्यूरेशन पूरा कर लेते हैं उसके बाद आप संसद से सहमति लेंगे प्लस इलेक्शन कमीशन से भी एक रिटन रिकमेंडेशन लेंगे कि राज्य में चुनाव करवाने के हालात नहीं है और उसके बाद ये फिर अगले 6 महीने के लिए अप्रूव हो जाता है। ऐसे 6-6 महीने करके इस मैक्सिमम 3 साल तक के लगाया। स्टेटमेंट सही है और इसलिए आपका इसमें सही होगा पॉइंट नंबर। तो इस तरह से हमने आज के 10 क्वेश्चंस किए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशंस समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर पूछ सकते हैं या अन्य किसी भी तरीके से आप सेंटर के विजिट कर सकते पूछ सकते हैं। ठीक, कल हम लोग मिलेंगे